तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम पूरे 11,000 सालों के इतिहास का विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसका इतिहास लिटरली एक फिनिक्स पक्षी की तरह रहा है, गिरना और फिर अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़े होना। इस पूरे सफर को ऑब्जेक्टिवली समझना वाकई बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सोर्स मटेरियल को समझने के लिए इस विशाल टाइमलाइन को 6 अलग-अलग युगों में बांटा गया है। सभ्यता का उदय, भारत का स्वर्ण युग, उसके बाद आक्रमण और विनाश का दौर, फिर मुगल और मराठा संघर्ष, ब्रिटिश राज और क्रांति, और फाइनली आधुनिक भारत का उदय। आइए इन सभी को एक-एक करके डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सभ्यता का उदय। आइए देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप के समाज की बिल्कुल शुरुआती नींव आखिर रखी कैसे गई थी। ये टाइमलाइन देखिए, इंसान के विकास का ये सफर एकदम फैसिनेटिंग है। 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में सिर्फ शुरुआती खेती ही नहीं हो रही थी, बल्कि वो लोग पत्थर की ड्रिल से दांतों का इलाज तक कर रहे थे, मतलब एंशिएंट डेंटिस्ट्री। उसके बाद 3500 ईसा पूर्व में हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता आई और फिर 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ वैदिक काल। इसी दौरान रावी नदी के किनारे इतिहास का सबसे पुराना और विशाल दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये विशाल क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव को दिखाता है। उनके शहर, उनका ग्रिड सिस्टम, उनकी ड्रेनेज व्यवस्था आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, सोर्स के मुताबिक ये महान सभ्यता किसी युद्ध से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज और नदियों के रास्ता बदलने जैसे नेचुरल कारणों से धीरे धीरे फेड आउट हो गई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भारत का स्वर्ण युग। यहां से चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य एक विशाल अखंड साम्राज्य में बदल रहे थे, जिनका पूरा फोकस ज्ञान पर था। इतिहास गवाह है कि कैसे आचार्य चाणक्य के विजन ने 322 ईसा पूर्व में एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। फिर 261 ईसा पूर्व का वो भयंकर कलिंग युद्ध, जिसने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। इस एक युद्ध ने इतिहास का रुख ऐसे मोड़ा कि अशोक ने तलवार छोड़ दी और दुनिया भर में बौद्ध धर्म की शांति का संदेश फैलाया। और इसके बाद 320 ईस्वी में उदय होता है ज्ञान और कला से भरे गुप्त साम्राज्य का। जरा सोचकर देखिए, गुप्त काल के दौरान ये सभ्यता सिर्फ मिलिट्री पावर से ही ग्लोबल सुपर पावर नहीं बनी थी, बल्कि विज्ञान, वास्तुकला और शिक्षा इसका असली हथियार थे। महान आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो की कैलकुलेशन की और बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, जिसे उस दौरान बनाया गया और उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग। और नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। सोचिए, उस वक्त ये पूरे एशिया का इंटेलेक्चुअल ब्रेन बन चुका था। लेकिन अब हम आते हैं भाग 3 पर, आक्रमण और विनाश। ये इस विश्लेषण का एक काफी डार्क टर्निंग पॉइंट है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का हमला हुआ। फिर 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी के लगातार 17 आक्रमण, और फाइनली 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। ये एक्सप्लेनर हाईलाइट करता है कि विदेशी हमलावरों को ये सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि यहाँ के लोकल राजाओं में एकता नहीं थी। इंटरनल पॉलिटिक्स और आपसी धोखेबाजी ने इसका रास्ता साफ किया। सोर्स मटेरियल से ली गई ये तुलना सच में बहुत दर्दनाक है। एक तरफ है नालंदा यूनिवर्सिटी, सदियों की साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च का खजाना, और दूसरी तरफ है बख्तियार खिलजी का वो हमला जिसने इस ज्ञान के मंदिर को महज एक मिलिट्री फोर्ट समझकर आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि वो विशाल लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। जरा सोचिए, हजारों सालों का ज्ञान कुछ ही दिनों में बस धुएं में बदल कर रह गया। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, अत्यधिक क्षमा और अपनों के ही धोखे ने इतिहास का रुख कैसे बदल दिया। इस एक्सप्लेनर की कहानी बताती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया था। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ? राजा जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। बस यही वो मोमेंट था जिसने इस उपमहाद्वीप को सदियों की विदेशी गुलामी में धकेल दिया। इसके बाद आता है भाग 4, मुगल और मराठा संघर्ष।
आइए देखते हैं कि इन नई इंपीरियल ताकतों के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर कैसा जबरदस्त रेजिस्टेंस तैयार हुआ। टाइमलाइन को देखें तो एक तरफ दक्षिण में 1336 में बेहद अमीर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, वहीं उत्तर में 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करके मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1674 में शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक होना एक ऐसा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दौर में हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ हम्पी है, विजयनगर की राजधानी, जहां के खुले बाजारों में हीरो और मोतियों का व्यापार होने की बात कही जाती है, लिटरली। और दूसरी तरफ शाहजहां और औरंगजेब के समय की वो कड़वी सच्चाई, जहां ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए आम जनता और किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि वो भयानक गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। ये एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है जिसे यहाँ हाईलाइट किया गया है। इतने बड़े साम्राज्य से लड़ना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए क्षेत्रीय नायकों ने गजब की रणनीतियां अपनाई। महाराणा प्रताप ने भील आदिवासियों के साथ मिलकर जबरदस्त छापामार युद्ध किया। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरणा का किला जीत लिया। और औरंगजेब की कैद से वो मिठाई की टोकरी वाला एस्केप एकदम लेजेंडरी। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के दम पर एक ताकतवर स्वदेशी नौसेना भी तैयार की। अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और अपना पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। सोर्स के मुताबिक ये छत्रपति संभाजी महाराज के वो निडर शब्द थे जो उन्होंने अपनी क्रूर हत्या से ठीक पहले कहे थे। और उनके इस एक बलिदान ने महाराष्ट्र में एक ऐसी आग लगा दी कि मुगलों के खिलाफ एक न रुकने वाला जन विद्रोह भड़क उठा। अब हम एंटर करते हैं भाग 5 में, ब्रिटिश राज और क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनाइजेशन और उसके बाद के बड़े रेवोल्यूशन का दौर शुरू होता है। 1757 के पिलासी युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी से ही अंग्रेजों ने अपनी वो मशहूर फूट डालो और राज करो की नीति शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरी इकोनॉमी को इस तरह तोड़ा कि उसके खिलाफ पीढ़ियों तक चलने वाली क्रांति पैदा हो गई। चाहे वो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हो, 1919 का वो दिल दहला देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसने आज़ादी की नींव पक्की कर दी। ये टेबल बिल्कुल क्लियर कर देती है कि ब्रिटिश शासन इतना खतरनाक क्यों था। ये कोई आम राज नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक लूट थी। उन्होंने यहाँ का अनाज बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे बंगाल में भयंकर अकाल पड़े। हमारे हुनरमंद बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि लोकल कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह हो जाए। और भारी टैक्स लगाकर किसानों को जबरदस्ती नील यानी इंडिगो उगाने पर मजबूर किया गया। ये सब बाकायदा कानून बनाकर किया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये विश्लेषण साफ बताता है कि हमें आज़ादी सिर्फ किसी एक तरीके से नहीं मिली। ये महात्मा गांधी के मास मूवमेंट्स और भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के हथियारों वाले सशस्त्र प्रतिरोध, इन दोनों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन था। और फाइनली भाग 6, आधुनिक भारत का उदय। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न एरा में इस देश का पुनर्जन्म कैसे हुआ। 1947 का वो साल, एक तरफ आज़ादी की वो बेइंतहा खुशी और दूसरी तरफ रैडक्लिफ लाइन के कारण हुए बंटवारे का वो भयानक दर्द और खून खराबा। ये एक खट्टी मीठी शुरुआत थी। फिर 1971 का वो निर्णायक युद्ध हुआ जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और अब फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2023 में चंद्रयान की वो ऐतिहासिक मून लैंडिंग। जरा इस प्रोग्रेस को देखिए। एक वक्त था जब हम अपने पहले रॉकेट के पार्ट्स साइकिलों पर ढो रहे थे, सच में। फिर पोखरण में अपने खुद के परमाणु परीक्षण करके हमने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और आज हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी से लेकर आज एक टॉप टियर ग्लोबल सुपर पावर बनने तक की ये जर्नी लिटरली गूज़बम्स देने वाली है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। पूरे 11,000 सालों तक बार बार उठने, गिरने और अपनी ही राख से फीनिक्स की तरह फिर से जन्म लेने के बाद इस प्राचीन सभ्यता का अगला चैप्टर क्या होने वाला है? क्या वो पुराना स्वर्ण युग आज की मॉडर्न महत्वाकांक्षाओं से सीधे तौर पर जुड़ रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस कमाल की जर्नी और इस डीप एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े